मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का देश का नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच ऑपोजिशन पैनिक वाली सियासत में जुटा था। बार बार यह कहा जा रहा था कि पेट्रोल डीजल महंगा होने वाला है, लेकिन इस सियासत के बीच केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ने जनता के हित को सबसे ऊपर रखते हुए एक बड़ा फैसला किया। सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटा दी है और डीजल पर तो एक्साइज ड्यूटी 0 यानी 0 कर दी गई है, यानी डीजल पर अब कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। यह बड़ी बात है, लेकिन विपक्ष इतने बड़े फैसले को भी आई वॉश बता रहा है और यह भी डर फैलाया जा रहा है कि सरकार किसी ना किसी तरह जनता से ही इस कटौती की वसूली करेगी। यह हाल तब है जब खुद प्रधानमंत्री मोदी इस मुश्किल घड़ी में टीम इंडिया यानी सबको मिलकर काम करने की लगातार बार बार सलाह दे रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी तो 4 कदम आगे निकल गई हैं। वो कह रही हैं कि सरकार लॉकडाउन लगा सकती है जैसा कोविड के दौरान हुआ था। हालांकि सरकार ने इस अफवाह को सिरे से खारिज कर दिया है। एनडीए के नेता कह रहे हैं ऑपोजिशन कुछ भी कर ले लेकिन सरकार अपना काम करती रहेगी। लेकिन आज का बड़ा प्रश्न यह है कि विपक्ष पैनिक फैलाकर देश का नुकसान करवाना चाहता है या फिर उनके मन में कुछ और है। आज इसी पर जनता जनार्दन के बीच टीम इंडिया को लेकर सबसे बड़ी बहस। स्वागत है आपका आज के बेहद खास बेहद महत्वपूर्ण आर पार में। विपक्ष पैनिक फैलाने में जुटा था, लेकिन मोदी सरकार ने जनता का हित देखते हुए बहुत बड़ा फैसला ले लिया। सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटा दी है और डीजल पर तो एक्साइज ड्यूटी खत्म यानी 0 कर दी गई है। क्या अभी मैं और आप अगर यहाँ से निकल के अपनी गाड़ी लेके पेट्रोल भराने जाएंगे तो क्या कम पैसे देंगे? हम तो उतने ही देंगे ना जितने दे रहे थे। तो ये एहसान किस पर लाद रहे हैं साहब? हमने कम कर दिया। वो आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज से कम कर रहे हो, हम पर नहीं कम कर रहे हो। जिसमें राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश, जनता की दूसरी तरह से जनता पे बोझ डाल के उसको वसूल लेंगे। जो सोशल मीडिया के अफवाहों के बुनियाद पे पेट्रोल पंपों के बाहर लाइनें लगाए बैठे हैं, हमें मजबूर मत करिएगा, नहीं तो अगर यही हाल रहा मैं कुछ दिनों के लिए पेट्रोल पंप ही बंद कर दूंगा जब तक ये अफवाहों का सिलसिला बंद नहीं होता। इस बीच विपक्ष पैनिक फैलाने के मामले में नए नए कीर्तिमान बना रहा है। पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की कहानी गढ़ी गई और अब ममता बनर्जी लॉकडाउन का सियासी खेला कर रही है। আবার অ্যালার্ট করেছে, ওদের অ্যালার্ট করার মানে তো আমি বুঝি লকডাউন টকডাউন করবে কিনা ভাবছে কিনা জানি না, করলে করবে। तो लगता है मोदी जी फिर एक बार 10-15 दिन के लिए डीजल और पेट्रोल की बचत करने के लिए लॉकडाउन लगा सकते। कोई लॉकडाउन का गुंजाइश नहीं है भारत देश में। ये गलत फहमी फैलाना छोड़ना चाहिए नेतागण। बेसलेस रूमर मॉन्गरिंग और जनता के मन में एक भय फैलाने के लिए कुछ भी कह दो। कहां हो रही है लॉकडाउन का? पाकिस्तान में हो रही है, ना कि इंडिया में। ये सब कौन अफवाहें उड़ाते हैं? प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर से बताया था कि पैनिक नहीं होना है। ईरान को लेकर भी फेक सियासी नैरेटिव बनाने की चाल चली गई, लेकिन खुद ईरान के विदेश मंत्री भारत को अपना अच्छा दोस्त बता रहे हैं। एक फेक न्यूज ये भी आई कि पाकिस्तान युद्ध रुकवाने के लिए मध्यस्थता करने वाला है। इसे लेकर भी विपक्ष ने विश्व गुरु वाला तंज कसना शुरू कर दिया, लेकिन अब इस झूठ की पोल खुल गई है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि विपक्ष टीम इंडिया की भावना के खिलाफ क्यों जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर होगी जनता के बीच जोरदार बहस। तो आज के इस बेहद खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरे साथ कौन कौन मेहमान जुड़े हैं आइए परिचय करा देते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। दीपक वोरा, फॉर्मर डिप्लोमेट, पूर्व राजनयिक, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ राजकुमार भाटी हैं, वरिष्ठ नेता है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ कुलदीप कुमार हैं, 2 टाइम एमएलए, सीनियर लीडर आम आदमी पार्टी के। मेरे साथ सतीश के सिंह है, वरिष्ठ स्तंभकार, पत्रकार, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मेरे युवा मित्रों का
यहां पर जनता जनार्दन का भी अभिनंदन है। आइए बात करते हैं बहस के एजेंडे की। क्या विपक्ष टीम इंडिया वाली भावना दिखाएगा, क्योंकि यह देश के लिए एक मुश्किल घड़ी है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारत धुरंधर साबित हुआ है या फिसड्डी। तेल पर टैक्स कम करके प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है कि जनता का हित सर्वोपरि है। दुनिया में तेल के दाम बढ़ रहे हैं, हमारे यहां लगातार स्थिर हैं। तेल गैस के मामले में आने वाले दिनों में क्या भारत के दिन भी चुनौती भरे होंगे, जैसा बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, और क्या अफवाहों से दूर रहना चाहिए? इस चर्चा की शुरुआत यहां से करते हैं। मैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ओपन आपसे करता हूं। अफवाह का बाजार बहुत गर्म है, इतना गर्म है कि डेली एक नई अफवाह आती है कि कल यह हो जाएगा। बाकायदा एक विपक्षी पार्टी के सीएम को बोला पड़ेगा कि अगर किसी ने अफवाह फैलाई मैं पेट्रोल पंप ही बंद कर दूंगा। मतलब वो इतना परेशान हो गए हैं अफवाहों से। देखिए, लगातार मिलती पराजय के कारण विपक्ष और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पूरी तरीके से खपतुल हवास हो गई है। तो उसे यह समझ ही में नहीं आता है कि कब मुझे क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। और होता क्या है कि अभी बॉलर ने रनअप पे शुरू नहीं किया कि वो बल्ला पहले घुमा देते हैं जी, और बजाय बॉल बैट में आने के तब तक वो चली जाती है। या एक दूसरी कहावत होती है हम लोग तरफ गांव में कि आधी रात को खांसी आवे और सही शाम से मुंह फैलावे। यानी अगर रात में खांसी आने वाली है तो मुंह फैलाना शुरू कर देते, खांसी आई नहीं, शाम को ही मुंह फैला देते थे। परंतु मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, विपक्ष ईर्ष्या, द्वेष, मोदी जी के प्रति कुंठा, हताशा, निराशा, बौखलाहट, खिसियाहट में कुछ भी कर ले, फैक्ट क्या है मैं बताता हूं। आज वेस्ट एशिया के युद्ध के कारण पूरे विश्व में एक गंभीर परिस्थिति उत्पन्न है। ऊर्जा का एक संकट निरंतर चुनौतीपूर्ण होता चला जा रहा है, खासकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। आपको पता है कि अमेरिका में 30% तक बढ़ी है पेट्रोलियम की कीमतें, नॉर्दर्न एंड सदर्न अमेरिका दोनों। यूरोप में 20% बढ़ी है, अफ्रीका में 50% बढ़ी है, एशिया में 30 से 50% बढ़ी है। और जो स्टेट ऑफ हरमुज यानी हरमुज जल डमरूमध्य के पूर्व की तरफ के देश हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, जो हमारे साथ के और देश इस क्षेत्र में पाए जाते हैं दुनिया के, जिसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, फिलीपींस है, मलेशिया है, वहां क्या स्थिति हो गई है? 4 डे वीक, 50% वर्क फ्रॉम होम, और पेट्रोल और डीजल पे राशनिंग हो गई है कि 2 व्हीलर को 2 लीटर ही मिलेगा एक दिन में और 4 व्हीलर को 10 लीटर मिलेगा। इसके बावजूद इन विपरीत परिस्थितियों में जिस कुशलता के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, विपक्ष की स्थिति तो यह है कि दुनिया के समुद्र में सुनामी आई हुई है और अगल बगल के जहाज उलट पलट गए हैं, मगर वो कह रहे हैं हमारे जहाज पर झटका लग रहा है, उसके लिए सुनामी को मत देखो, हमारे जहाज के कैप्टन को देखो। मगर प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है? देखिए, एक्सपोर्ट पर टैक्स बढ़ा दिया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, और एक्साइज ड्यूटी 10 रुपया पर लीटर कम कर दी है। यानी रामनवमी का पर्व गुजरा है तो भगवान राम से प्रेरणा लिए, जो रामचरितमानस में लिखा है तुलसीदास जी ने कि मणि माणिक महंगे किए, सहजे तृण जल नाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। यानी जिसे महंगा करना था महंगा किया, जिसे सहज। तो मैं कहूंगा मोदी जी ने क्या किया? एक्सपोर्ट महंगा किया और कम किया एक्साइज आज, और प्रभु राम की प्रेरणा से मोदी गरीब नवाज। ओके, मैं रुक करता हूं राजकुमार भाटी का। राजकुमार भाटी, देखिए, कोई भी युद्ध होता है तो स्थितियां गंभीर होती हैं, और वैश्विक संकट है, एनर्जी का क्राइसिस है। इस क्राइसिस के अंदर एक होता है कंधे से कंधा मिला के चलना। चलिए, विपक्ष है, सवाल पूछना जरूरी है, पूछना भी चाहिए, लेकिन र्यूमर मॉन्गरिंग कर देना, विपक्ष के ही एक मुख्यमंत्री को कहना पड़ गया, अफवाहें इतनी फैलाई जा रही है, मुझको पेट्रोल पंप बंद करना पड़ेगा। अखिलेश जी ने बोल दिया भारत के पास मौका था विश्व गुरु बनने का, देखिए पाकिस्तान बन रहा है, वो खबर फर्जी निकली। क्या आपको लगता नहीं है जब से धुरंधर फिल्म आई है, भदावासी जो है वो कुछ ज्यादा ही आ गई है? निगहबा कुछ, निजाम गुलसिता कुछ और कहता है, परिंदा कुछ, शजर कुछ, आसियां कुछ और कहता है, सबा से ताजगी, गुंचों से खुशबू, गुल से बू गायब, चमन का हाल कुछ है, बागवा कुछ और कहता है। जी। अब खुद सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि ऊर्जा का गंभीर संकट आया हुआ है पूरे एशिया में। अड़ोसी पड़ोसी देशों के नाम लिए, अड़ोसी पड़ोसी देशों के नाम लिए, वहां भी संकट है, वहां भी संकट है, वहां राशनिंग हो रही है, वहां महंगा हो गया है। तो हमने ऐसी कौन सी, मतलब अलादीन का चिराग हमारे पास है कि हमारे यहाँ कोई संकट ही नहीं है?
क्या ये जो गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, इन्हें हम देखें नहीं, आंख मीच लें? कई पेट्रोल पंप ने राशनिंग शुरू कर दी है कि 500 रुपए से ज्यादा अगर पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। क्या ये अचानक हो रहा है? क्या ये जो गैस सिलेंडर ब्लैक में बिक रहे हैं ये गलत बिक रहे हैं? एक्साइज ड्यूटी कम की है लेकिन पेट्रोल डीजल के रेट तो कम नहीं हुए, उपभोक्ता को तो उसका लाभ नहीं मिल रहा। एक बात से मैं आपकी से भी डीजल की कीमतें इस दौर में एक कम हो बात जाए। से मैं आपकी से भी और सुधांशु जी से भी सहमत हूं, और मैं इस बात में सरकार के साथ हूं कि ऐसे संकट के समय पे अफवाहें नहीं उड़ानी चाहिए, सरकार को मदद करनी चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि ये वैश्विक संकट है। लेकिन सरकार को भी ये ढोंग नहीं करना चाहिए, सरकार को भी ये पाखंड नहीं करना चाहिए कि नहीं हम तो विश्वगुरु हैं, हम तो जो चाहेंगे कर देंगे। ऐसे समय पे विपक्ष को साथ लेना चाहिए, ऑल पार्टी विश्वास में लेना चाहिए। अखिलेश जी गए थे ऑल पार्टी मीटिंग में। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूं। तो ये विपक्ष से बात करना कोई अपमानजनक नहीं होता। बिल्कुल सही विपक्ष को अपमानित करते रहो, ये भी अच्छी राजनीति नहीं है। विपक्ष को अपमानित करना भी जरूरी नहीं है। विपक्ष को भी चिंता है कि देश में सब कुछ ठीक रहना चाहिए। वो कह रहे हैं आपके पास अल्लाह दिन का चिराग कौन सा है? पूरी दुनिया में दिक्कत आ रही है, आपके यहाँ क्यों नहीं दिक्कत आ रही? दिक्कत आनी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी का लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बयान देखिए। उन्होंने कहा कि स्थिति चिंताजनक है और इसीलिए उन्होंने ये बात बताई कि सबको टीम भावना से काम करना है। इसीलिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने कहा टीम इंडिया की तरह हमें इस चुनौती का सामना करना है। हमने सिर्फ ये कहा कि अगल बगल तो जहाज पलट गए दुनिया में, हमारे यहां सिर्फ झटके लग रहे हैं, तो इसके लिए ध्यान रखिए कि वो हमारा कैप्टन इतना समझदार है कि मैं मोदी जी की तरफ से कहना चाहूंगा कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है, बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। पर मैं एक और बात विपक्ष के लिए, एक सेकंड, एक मिनट में, अलादीन चिराग, मैंने ये नहीं कहा कि अब बता रहा हूं, अलादीन चिराग नहीं, लंबी सोच। जैसे 1991 में भी आया था, जब हम लोग बच्चे थे, पढ़ते थे, खाड़ी युद्ध हुआ था, जब इराक पे अमेरिका का अटैक हुआ, इराक ने कुवैत पे कब्जा किया, अरे आधी ट्रेनें बंद हो गई थी, गैस और वो तो छोड़िए, उस जमाने में कितने लोगों के पास गैस कनेक्शन थे? 2014 में 11 करोड़ गैस कनेक्शन थे, आज 36 करोड़ गैस कनेक्शन है। आज से 15 साल पहले कितने लोगों के पास 2 व्हीलर और 4 व्हीलर थे? आज भारत में 8.5 करोड़ ऑटोमोबाइल हैं। इसके बावजूद ये संकट नहीं, और मैं चुनौती से कहता हूं, उस समय के संकट में अटल जी अडवाणी जी का एक बयान दिखाइए 1991 में जो सरकार के खिलाफ बोला हो। यह होता है सकारात्मक दृष्टि से साथ लेके चलना और सरकार का समर्थन करना। हां, मगर जहां तक वर्तमान परिस्थिति की बात है तो मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, जमाखोरी नहीं करनी चाहिए, पर संयोग की बात है, संभल में जो एक अब्दुल रेहान पकड़ा गया जिसके घर पे 55 सिलेंडर थे, तो वो माना जा रहा है एक समाजवादी पार्टी का ही कार्यकर्ता था। तो आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास जो विपक्ष कर रहा है उसको बाज आना चाहिए। वही बात मोदी जी बोले कि भाई संकट है तो महानता, वही बात हम कह दें तो अफवाह। भाई हम भी तो यही कह रहे हैं, संकट है, योजना बनाओ, जनता को राहत दो, जनता परेशान ना हो जी, वही बात हम कह रहे हैं। लेकिन फर्क है, आप लोग तो जो पाकिस्तान की तरफ से एक अफवाह चली कि हम ईरान के और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता करा रहे हैं, उसको आप मान गए। जब व्हाइट हाउस की प्रवक्ता को यह सवाल पूछा गया तो वो पहले हैरान हो गई, फिर वो हंसी, बोली डू यू बिलीव दिस? पाकिस्तान के साथ हम बात करेंगे? और आप सोचिए, उस बात को लेकर अखिलेश जी ने बयान दे दिया, कांग्रेस के कई नेताओं ने बयान दे दिया, देखिए पाकिस्तान विश्वगुरु बन रहा है। मगर अगर पाकिस्तान विश्वगुरु बन भी रहा है तो यहां सेलिब्रेट क्यों हो रहा है भाई? पाकिस्तान हमारा कौन सा यार है? वो तो उस समय भी हंस रहे थे अमेरिका के लोग, तो जब माननीय मोदी जी ने ये कहा था मीडिया के सामने कि मैंने ट्रंप को समझाया, मैंने ये कहा, मैंने वो कहा था उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने रूस और यूक्रेन के दोनों प्रधानमंत्रियों को फोन किया और मैंने युद्ध रुकवाया, उन्होंने ये भी कहा था। उसका भी खंडन आ गया जब हमारे लोग आए, यूक्रेन से भी, रूस से भी, दोनों जगह से खंडन आ गया। तो आसिम मुनीर ये बोला था पाकिस्तान के शियाओं के लिए कि अगर उनको ईरान से इतना लगाव है तो ईरान क्यों नहीं चले जाते, बताइए। उसके बाद ईरान उससे मध्यस्थता की बात करेगा। इस ढंग के संकटों के लिए लंबी तैयारी कैसे की जाती है? आज 100% रेलवेज का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। आप सोचिए अगर 50% ट्रेनें डीजल पे चल रही होती तो क्या हालत होता। दूसरा काम क्या किया है कि एथेनॉल की 20% ब्लेंडिंग पेट्रोल में हो गई है, यानी 20% पेट्रोल की जरूरत कम है। तीसरा काम क्या किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रयोग बढ़ाया है 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में। अगर ये सारी की सारी चीजें नहीं की होती तो आप सोचिए कि कितना गहरा संकट आज हमारे बीच में होता। और जहां तक मध्यस्थता वाली बात है तो मैं एक और बात कहना चाहता हूं, तब मध्यस्थता का शौक पिछली सरकारों को बहुत था, उस मध्यस्थता के कारण हम लोगों की अवस्था बहुत खराब होती चली गई। मगर आज स्थिति क्या है सुनिए,
ईरान कहता है कि वो हमारा दोस्त है और ईरान ने हमारे टैंकर भेजे। और कौन सा टैंकर? कतर, जिसके ऊपर ईरान ने अटैक किया, उस कतर से गैस का टैंकर भारत की तरफ आया। ये दर्शाता है कि भारत दोनों को साथ में लेकर चलने में किस तरह सक्षम है। कुलदीप जी आपके पास आऊंगा, फिर मैं बोरा साहब और सतीश जी के पास जाता हूं। कुलदीप जी, अफवाहों का बाजार गर्म करने में आपकी यानी केजरीवाल जी की पार्टी का भी बड़ा रोल है, या फिर आपको लगता है कि आप वही कर रहे हैं जो आपको बताया जा रहा है? अमित जी, देखिए बड़ी बात क्या है कि आज गैस की एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग परेशान हैं। 500 रुपए किलो, 600 रुपए किलो गैस ब्लैक में मिल रही है, गरीब आदमी को गैस नहीं मिल रही है। और अब तो एक नया मामला सामने आया कि गैस की बुकिंग हो गई, उसको पता नहीं आपकी बुकिंग हो गई और पता लगा सिलेंडर कोई और लेके चला गया, ब्लैक में 5 सिलेंडर बेचने का काम किया गया। आज देश के अंदर गैस का संकट है, ये भारतीय जनता पार्टी को मान लेना चाहिए। आंखें बंद करने से संकट खत्म नहीं होगा, संकट से आगे आके लड़ना पड़ेगा, इनको समझ में आना चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये तो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, कह रहे नहीं जी नहीं कोई संकट ही नहीं है, नहीं जी नहीं कोई संकट ही नहीं है। अरे समझिए, संकट नहीं, नहीं ये तो मानते संकट नहीं है, इनको हर बात पे कैसे संकट नहीं है। और दूसरी बात मैं पूछ रहा हूं, क्या इस संकट के लिए नेहरू जी जिम्मेदार है? ये बताएं, क्या इसके नेहरू जिम्मेदार है? अफवाह फैले, अगर हम लोग विपक्ष की आवाज उठाएंगे, जनता की विपक्ष आवाज उठाएगा, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? फिर हम जिम्मेदार है। अब देखिए, जनता सरकार ने तो बड़ा निर्णय लिया, सरकार ने बड़ा निर्णय लिया। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 से घटाकर 3 रुपए कर दी और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 से घटाकर 0 कर दी। यानी जनता पर इन पर प्रभाव ना पड़े। एक बात दिल पे हाथ रखिए, एक बारी दिल पे हाथ रखिए ना, मेरे लिए कर रखिए कुलदीप भाई, दिल पे हाथ रखिए, दिल पे हाथ रखिए। एक बात बताइए, हमारे अगल बगल के मुल्कों में क्या हाल है, यूरोप में क्या हाल है, अफ्रीका में क्या हाल है, इसके अलावा बाकी चाइना में क्या हाल है, और हमारे यहाँ पर पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हुआ है, सही दामों में मिल रहा है। पूरी तरह कैसे तुलना कर सकते हैं? हमारे सिर्फ काले बादल दिख रहे हैं, आप घबरा रहे हैं। भारत की तुलना हो नहीं सकती। हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु। हम गुरु घंटाल नहीं है, हम विश्व गुरु हैं, आप समझिए। मजाक में बोल रहे हैं, घंटाल नहीं है, हम विश्व गुरु हैं, आप क्या तुलना कर रहे हैं? और दूसरी बात, आपने एक्साइज ड्यूटी की बात करी, तो मैं समझ लूं कि कल से जो मेरी गाड़ी में तेल डल रहा था पेट्रोल 90 रुपए लीटर, अब वो 80 रुपए लीटर हो जाएगा? नहीं, ये भी बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। कैसे बड़े उद्योगपतियों को? किसके लिए पैसा कम कर रहे हैं? कैसे फायदा बड़े उद्योगपतियों को? नहीं, कैसे बड़े उद्योगपतियों को? आपने इतना बड़ा आरोप लगाया कि बड़े उद्योगपतियों को फायदा, बताइए। अमित जी सुनिए, जब से प्रधानमंत्री जी आए इस देश के अंदर, क्या हो रहा है? नोटबंदी के लिए जाइए, अगर ठीक ना हो तो मुझे फांसी पर लटका देना। नोटबंदी में लोग लाइनों में लगे, 99% ज्यादा करेंसी वापस आ गई। कहां गए कालेधन? आज तक बता पाए? आज तक नहीं बता पाए ये लोग। क्या एक सेकंड, कुछ नहीं, नोटबंदी के लिए मेरा फिर क्या कहते हैं? फिर खाद की लंबी लाइनों में लग जाओ, फिर एसआई की लाइनों में लग जाओ। एक सेकंड, नोटबंदी पर नोटबंदी पर मेरी एडवाइस है, धुरंधर 2 नाम की एक फिल्म आई है, जरूर देखेगा, आपको नोटबंदी के बारे में काफी कुछ पता लगेगा। अमीर जी, ओके 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 ओके, अमीर जी ओके। वहां पर एक जावेद खनानी करके व्यक्ति था, मैं कह रहा हूं डॉन अखबार पाकिस्तान का बड़ा अखबार है, जावेद खनानी करके एक वहां का मनी लॉन्ड्रर था, वहां पे नकली पैसे बनाता था, दाऊद के पैसों को रखता था जावेद खनानी। जावेद खनानी नोटबंदी के 15 दिन बाद उसने क्यों आत्महत्या करी, ये पता करके देखिए, वो पता करके देखिए, पता लगेगा नोटबंदी किस चीज के लिए थी। नक्सलवाद की आज कमर टूट गई है। नोटबंदी किस लिए थी? 31 मार्च आने वाला है, नोटबंदी किस लिए थी? देखिए यहाँ पे विश्व गुरु की बात हो रही है। देखिए मजाक उड़ाया जा रहा है, भारत विश्व गुरु है, विश्व गुरु है, विश्व गुरु है, और पाकिस्तान सेटलमेंट करा रहा है, इसका मजाक उड़ाया, इसका भी बहुत ढोल पीटा गया इस देश के अंदर। बीते 2 दिनों में बहुत ढोल पीटा गया। पाकिस्तान देखिए क्या कर रहा है। जब व्हाइट हाउस की प्रवक्ता से सवाल पूछा गया, मैंने बताया उन्होंने क्या कहा। वोरा साहब, यू आर अ वेरी लर्नेड मैन, बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, हाउ डू यू रेट इट एज अ ट्रू इंडियन, एज अ फॉर्मर डिप्लोमेट? अभी आपने पूछा है नोटबंदी का, आपने जिक्र किया है सर, वो सिक्योरिटी रीजंस के लिए की गई थी। जो आपने जिक्र किया है कि पाकिस्तान में नोट छपते थे, वो नेपाल जाते थे सर, नेपाल से भारत में आते थे, वो हमारे लिए एक समस्या। मैं इकोनॉमिस्ट हूँ सर, हम लोग जानते हैं किस तरह से वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। तो नोटबंदी का जो इफ़ेक्ट था वो बहुत पॉजिटिव था, क्योंकि जिन लोगों ने नोट अपने एक्सचेंज कराए थे, जो डीमोनेटाइज हो, वो बैंक के ज़रिए कराए थे। सो दैट मनी वो बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गया था। ये कहना कि 99% नोट बिल्कुल सही है, लेकिन वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू वापस आए थे। ताली तो बजाइए। दूसरी चीज सर, अब भारत के विश्व गुरु पर जो दूसरी चीज सर, आपने अभी जिक्र किया था कि इजराइल और अमेरिका एक तरफ और ईरान दूसरी तरफ। सर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, डिप्लोमेसी में मुझे 52 साल हो गए, कूटनीति में 75 साल की मेरी उम्र है। अब मुझे ये बताइएगा सर, भारत में पूंजी निवेश
ईरान से आता है या गल्फ से आता है सर? गल्फ रीजन से आता है, जो अमीर देश हैं वहाँ पर तेल वाले। 1 करोड़ भारतवासी कहाँ काम कर रहे हैं, ईरान में या गल्फ में? गल्फ में काम कर। इनका मुझे ध्यान रखना है ना सर, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक ईरान है, हमारे पारंपरिक संबंध एट्सेट्रा, लेकिन आज की दुनिया में सर हम चाणक्य की संतान है। उसने कहा आज की हकीकत देखो, उसके आधार पर निर्णय करो, बीते हुए कल को भूल जाइएगा। Let me conclude with one comment. अमेरिका का एक फॉरेन पॉलिसी मैगजीन छपती है, उन्होंने ये, मैं नहीं कह रहा सर, उन्होंने ये मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस के बारे में, आई जस्ट रीड इट आउट टू यू, उन्होंने ये लिखा है, जहां तक मिड ईस्ट क्राइसिस की तरफ जो ओपिनियंस हैं, इंडिया हैज द बेस्ट ओपिनियन। अब इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं? दैट इज गॉट। सतीश कैसे 10 सेकंड दीपक बोरा जी पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, उनसे पॉलिटिकल व्यक्ति की तरह बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे ईमानदारी से बहुत सहजता से पूछना चाहता हूं कि आपको जानकारी है कि नोट बदलने में 30-30, 40-40% कमीशन लिया गया? आपको जानकारी है या नहीं है? और अगर लिया गया तो 30-40% कहां गया? ये भ्रष्टाचार था या नहीं था? ये आरोप ईमानदारी से अब तक बदले जा रहे हैं नोट। अब तक आपने 2017 के विधानसभा चुनाव में पिछले महीने इसी जिले में एक आदमी पकड़ा गया नोट बदलता हुआ। भैया उस समय उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी? कितना पकड़ा? केंद्र में किसकी सरकार? 2016 में इनकी सरकार। रिजर्व बैंक अगर नोट बदले जा रहे थे काहे नहीं? रिजर्व बैंक यूपी गवर्नमेंट का दिया, मतलब हमारे राज्य में बदले जा रहे थे और हम पकड़ा नहीं रहे। विदॉल फेमस गुमराह कर रही है। रिजर्व बैंक यूपी गवर्नमेंट, हम रिजर्व बैंक यूपी गवर्नमेंट दीपक बोरा जी ने बोला क्या गुमराह कर रहे थे? दीपक बोरा जी ने बोला दलाल कर रहा होगा। सर सीज फायर। एक सेकेंड, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सतीश के सिंह की बारी है, वो पहली बार बोल रहे हैं। सतीश जी, डू यू थिंक जिस तरह से ऑपोजिशन मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है, विश्व गुरु, जिस तरह से अफवाहों का बाजार गर्म करने की कोशिश है, डू यू थिंक कि बीजेपी सब कुछ ठीक कर रही है, या कहीं बीजेपी की सरकार सब कुछ ठीक कर रही है, या कहीं बड़ा इफ एंड बैट, कहीं बड़ा जोलजाल है? देखिए, सुधांशु जी को भी विपक्षी पार्टियों का मजाक उड़ाना बंद कर देना चाहिए, पहली चीज है। दूसरी चीज, अगर आप अफवाह कहते हैं, मैं इसको कहता हूं सच से सामना। प्रधानमंत्री जी ने संसद में 2 दिन कोरोना शब्द का इस्तेमाल किया, तो वो क्या है? तीसरी चीज, आप लोग यहाँ पे बात करें कि भारत ने तो कोई दाम ही नहीं बढ़ाया, हमने तो संकट की शुरुआत 60 रुपया गैस का दाम बढ़ा के किया। ये सच्चाई है या नहीं? तीसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात है, मैं सुधांशु जी को चैलेंज कर रहा हूं, यहां बोलना चाहता हूं इनको कि भाई, भारत रूसी भाई के नारे बुलंद करो। आज आपने फिर अमेरिका से लाइसेंस मांगा है, आज ही मांगा है कि भैया हमको जो है तेल रूस से लेने की इजाजत। रुकिए, 7 टैंकर आ चुके हैं। अरे आप कहां से? सुनिए आप मेरी बात। अरे 7 चाइना से डाइवर्ट होकर आ चुके हैं। भाई आप विशेषज्ञ आप बात नहीं, आप सुने, आप फिर यही कट से कौन भीख मांग रहा है? अरे आप कहां लिखा बताइए आप? रुकिए, अभी आपको बताता हूं। रुकिए, अरे कुछ भी बोलना शुरू अरे सुनिए, लाइसेंस से भी ज्यादा रिन्यूअल दिखाइए, स्टेटमेंट कहां है? दिखाइए, हम अरे लाइसेंस रिन्यू करने के लिए एप्लीकेशन दिया। दिखाइए कहां? अरे आप न्यूज वाले हैं ना, मैं बोल रहा हूँ, आपको चैलेंज कर रहा हूँ। आप दिया है, इतना ये टाइम है। अरे बोलने आते हैं, दिखाने आते हैं। काटिए, बोलिए, काटिए इस चीज को। आज रिन्यूअल के लिए कहा गया है अमेरिका से। कौन सा आप कह रहे हैं भारत भीख मांग रहा है अमेरिका से? भारत से मैं ये नहीं कहूंगा भीख मांग रहा है, लेकिन इसकी जरूरत है। आज जरूरत है। अभी सुनिए, ये सुनिए, अगर हम में दम है या रूस में दम है, तो अमेरिका ने इधर ईरान की तरफ वार किया है, उसके खिलाफ उल्टा सैंक्शन लगाने की जरूरत है। उल्टा सैंक्शन लगाओ। अच्छा, ओके, दीपक बोरा साहब, आप विद ऑल ड्यू सैंक्शन लगाओ भैया, वो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, मतलब गजब है बात करते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं इनकी नीयत क्या है। आप सब लोग याद करिए, रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई तो ये कह रहे थे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम लोग यूक्रेन को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, हम रूस के खिलाफ क्यों नहीं वोटिंग कर रहे हैं? वोट करने के लिए कह रहे थे संयुक्त राष्ट्र में, जबकि सबसे ज्यादा तेल हमारा रूस से आ रहा था, ब्रह्मोस मिसाइल रूस से आ रहा था, 60% डिफेंस इक्विपमेंट रूस से आ रहे थे। अब आइए, जब इजराइल और हमास में लड़ाई हुई, गाजा से हमको धेला नहीं आता है, इजराइल से हमारा साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस इक्विपमेंट और इंटेलिजेंस के इक्विपमेंट आते, इजराइल के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? फिर कहते हैं अमेरिका से लड़ो, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ग्लोबल ट्रेड पार्टनर है, $150 बिलियन का ट्रेड होता है, $45 बिलियन का सरप्लस है, तो उससे लड़ जाओ। यानी जहां जहां से भारत की शक्ति है, और अपना मुद्दा कैसे पलटते हैं
कि जब जिस देश अब ईरान से है तो आप कहते हैं साहब अब अमेरिका से लड़ जाओ, और जब कहते हैं अब जैसे अभी वोरा साहब ने बताया, अरे भाई बहरीन, कतर, सऊदी अरब, जेद्दा, अबू धाबी, यहां से हमको रेमिटेंस आता, नहीं अब इनके खिलाफ लड़ाई तो उनमें आपस में है ना, वो सब एक दूसरे को मार रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं चिंता मत करिए, जब जब लड़ाई हुई है हजारों सालों के इतिहास में भारत ने दुनिया को एक नई राह दिखाई है। ये वही ईरान है जो आज दुखद स्थिति में है, जहां पहले उज्ज्वल अग्नि जला करती थी हर घर में, जिस पे अटल जी की कविता की मुझे यह पंक्ति याद आती है कि दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां, यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहां है। और दीप बुझे पश्चिमी जगत के, छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। और अब सुनिए इनका, गुरु घंटाल का मैं जवाब देता हूं। आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी में नहीं है, इस पे दोनों राज्यों का टैक्स लगता है, राज्य का भी और केंद्र का भी। 20-25 रुपया केंद्र से लगता है, 30-35 रुपया राज्य से लगता है। अब आइए साहब, केंद्र ने तो अपना टैक्स घटा दिया और हिमाचल ने टैक्स बढ़ा दिया। मैं गुरु घंटाल से पूछना चाहता हूं, पंजाब सरकार घटाएगी कि नहीं? अनाउंस करिए, अनाउंस करिए। ओके, अनाउंसमेंट, बिग अनाउंसमेंट बाय आम आदमी पार्टी। आपको बड़ी चिंता है लोगों की, आपको बड़ी चिंता है लोगों की, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है। अनाउंस करिए जनता के सामने कि आप राज्य का टैक्स घटा रहे हैं, जनता को राहत दीजिए तुरंत। ओके, लाइव होगा आज ये। कुलदीप देश को संकट में डाले गुरु घंटाल, देश पे आपदा लेके आए विश्व गुरु, और बात मुझसे करोगे आप, सवाल मुझसे करोगे। भाग रहे हैं केंद्र में सरकार इनके पास है, सवाल मुझसे करोगे, पहली बात ये। दूसरी बात, और सुनिए ये बात करते हैं गुरु घंटाल विश्व गुरु की, मैं इनसे पूछता हूं कि आज ट्रंप ये तय करता है कि मुझे तेल कहां से खरीदना है, आप इसकी बात करते नहीं हो? करता। क्या बात करते? नहीं, गलत बात, ये बात करिए, आपको कहना पड़ेगा। और ये कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार। अरे ट्रंप की सरकार छोड़िए, मैं तो मान की सरकार के बारे में पूछ रहा हूं। आप लोग तेल, आप स्टेट का टैक्स कम करेंगे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ओके, सवाल क्या आपका? सवाल क्या? ओके, खड़े होके पूछिए सवाल। सर आप इस सवाल से क्यों भाग रहे हैं? पंजाब में आपकी सरकार क्यों सिलेंडर या पेट्रोल पे क्यों दाम कम नहीं करना चाहते? क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं करना चाहते? सर आप क्यों नहीं करना चाहते? अरे देखिए, सवाल कर रहे हो, ये तो कुलदीप भाई, कुलदीप भाई, इनकी तो शक्ल भी आपसे मिलती है, इनकी तो शक्ल भी आपसे मिल रही है। देखो आप, अब जवाब दे दो इनको। सर हम किसी पार्टी से नहीं है सर, लेकिन आप अपनी सरकार में क्यों इसे कम नहीं करना चाहते सर? आप इस सवाल से क्यों बचना चाहते हैं? आप सुनिए, आप करिए तो आगे और भी देश करें। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। जब क्रूड ऑयल के पैसे नेशनल लेवल पे, एक कहावत है चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। आप अपनी सरकार में तो कम करके देखिए, मोदी को बोलते हो ये कर, ये कम कर, ये कम कर, मोदी ने तो कम कर दिया, अभी आपकी बारी थी तो भाग रहे हो आप। वैसे मैं दर्शकों से एक और बात कह दूं, आज 915 रुपए का सिलेंडर है। जनवरी 2014 में जाके चेक करिए, ओपन मार्केट में सिलेंडर का रेट क्या था? 1241 रुपए, जबकि उस समय कोई ऐसा संकट नहीं था। आज उस दौर से हमने जबकि 13 साल पहले का आप सोचिए कीमत में अंतर, और तब 1241 का था और आज 914 रुपए का है। इसके बाद तो कम से कम, और कोई जाके अपने मोबाइल पे कैसे बोल लेते हैं इंडियन ऑयल या हिंदुस्तान पेट्रोलियम। अपनी टाइम पे बोलिए ना, अब पहले दीपक बोरा बोले, फिर ओके, पहले दीपक बोरा। इतना झूठ बोल दिया, इतना झूठ बोला, चेक करो, इतना बड़ा झूठ बोल दिया। अब आप चेक करिए, मैं आपकी बताता हूं। ओके दीपक, वो 400 के सब्सिडी सिलेंडर बताएंगे जो सब्सिडी सिलेंडर नहीं होता। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं चैलेंज कर दूं सुधांशु जी, एक कोई बता दे कि 900 का सिलेंडर मिलता है। अरे अभी खोलो यार, कुछ भी झूठ बोलते हो, कुछ भी झूठ बोल दोगे। ओके, एक सेकंड, तो पंजाब में झूठ बोल दोगे, पंजाब में ठीक है ना, सब कुछ भी झूठ बोल दोगे। पंजाब की अगर पंजाब में सिलेंडर नहीं मिला, तुम्हारी वजह से नहीं मिल रहा। अरे ये क्या बात है? वजह से नहीं मिल रहा, तुम्हारी वजह से नहीं मिल रहा, तुम लोगों की वजह से। अरे एक सेकंड, मोदी संभाल नहीं पाए, समझो, अपना ठीक रहा, मेरे पे फोड़ दोगे। दिल्ली की हार का सदमा बड़ा गहरा है। दीपक बोरा साहब, बार बार हो रहा है पाकिस्तान जो है वो विश्व गुरु बन जाएगा, पाकिस्तान सहमति करवा रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में, इसमें सच्चाई कितनी है बताइए जरा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा। थोड़ी यहाँ सीज फायर करवा दीजिए तो मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मध्यस्थता यहाँ पर करते हैं। वो विश्व डमरू है सर, विश्व गुरु नहीं है वो देश, उसकी कोई औकात नहीं है। ये तो आपको मालूम है कि वहाँ कोई मीटिंग नहीं होने वाली है। अब मैं एक मज़ेदार चीज़ आप सबको बताता हूँ बेटा। वो कह रहा है जिहादिस्तान नहीं, क्या नाम है इस देश का? पाकिस्तान, क्षमा कीजिए। जी। तो उसने कहा है कि मैं मध्यस्थता करूंगा इजराइल और ईरान के बीच। सुन लीजिएगा, और ईरान कहता है मैं जिहादिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मध्यस्थता करूंगा। तो आपस में मध्यस्थता करेंगे ये लोग। देखिए मजाक उधर का, देखिए ये सीरियस नहीं है सर।
कोई उनकी बात नहीं सुनता है, हवा में बातें करते हैं। बस इतना ही मैं कहूँगा, हमने देखी है जिहादिस्तान की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। जी। और मैं भाटी साहब आपका रुख करता हूं। भाटी साहब, क्या आपको लगता है कि ये एक तरह से ओवर एक्साइटमेंट था कि पाकिस्तान ने एक फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश करी? पाकिस्तान के कुछ लोगों ने, कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने, ये डिप्लोमेट्स ने फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश करी कि पाकिस्तान सेटलमेंट करा रहा है, और इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज उस पर फॉल कर गई। फाइनली व्हाइट हाउस को कंडेम करना पड़ा और ऑब्जेक्ट करना पड़ा और बोला ऐसा कुछ नहीं है, एंड दे लाफ्ड अबाउट इट। डू यू थिंक कि भारत को या फिर मोदी को छोटा दिखाने में आप लोग पाकिस्तान को बड़ा दिखा देते हैं? नहीं, देखिए, अगर हम मोदी जी को छोटा दिखाएंगे पाकिस्तान के सामने तो हम खुद छोटे हो जाएंगे। पाकिस्तान की, हमारी राजनीतिक लड़ाई कितनी भी हो, भारत के आदमी के सामने पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री के सामने उनके प्रधानमंत्री की कोई हैसियत नहीं है। और वो एक आपने जो कहा फेक न्यूज़, पहले तो वो न्यूज़ के तौर पे ही आई थी, तब उस पर रिएक्शन आ गया, बाद में पता लगा वो फेक न्यूज़ है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। इतने कई किताब पढ़ के इतना ज्ञान मिलता। सुधांशु जी ने जो हमें ज्ञान दिया कि अगर देश में महंगाई है, सिलेंडर महंगे बिक रहे हैं, पेट्रोल डीजल महंगे, उसके लिए केजरीवाल जी जिम्मेदार हैं। अगर जमाखोरी हो रही है तो उसके लिए अखिलेश यादव, झूठ मत बोलिए, मैंने उसके लिए अखिलेश यादव, जमाखोरी राज्यों का विषय है। मैं तो बिल्कुल शांति से सर, इतना झूठ मत बोलिए। मैंने नहीं कहा केजरीवाल जिम्मेदार, मैंने कहा आपके राज्य में जमाखोरी है कि नहीं। मैंने कहा राज्य जमाखोरी का विषय, केजरीवाल शब्द ही मैंने नहीं बोला। इतना तो झूठ मत बोलिए। चलिए, आपने 10 बार कुलदीप जी से पूछा कि पंजाब में वो तो केजरीवाल नहीं बोला ना हमने, महंगा है, फिर आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? आप 21 राज्यों में नहीं घटा रहे, एक राज्य की आपको जो हमने केंद्र में घटा दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? और आपने तो बढ़ा दिया, हिमाचल में बढ़ा दिया। उसमें जवाब दीजिए। हाँ बोलिए। तो झूठ मत बोलिए कि केजरीवाल जिम्मेदार है, मैंने नहीं कहा। केजरीवाल कानूनी व्यवस्था अगर खराब है कहीं तो उसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है। अगर देश में बेरोजगारी है तो उसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार हैं। मोदी जी को आलू छीलने के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया, बढ़िया से आलू छील रहे हैं। ये हमारा ज्ञान प्राप्त हुआ। आपको लग रहा है मोदी जी किसी बात के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो गैर जिम्मेदार है बिल्कुल पूरी तरह। सबसे बड़े जिम्मेदार नेहरू जी हैं भारत के इतिहास में। जो कुछ गलत हो जाए नेहरू जी जिम्मेदार। सुधांशु जी, वो कह रहे हैं कि मोदी जी आलू छील रहे हैं सबके लिए, केजरीवाल, नेहरू जी, अखिलेश जी सब चीजों के लिए जिम्मेदार है। जो कुछ इन्होंने बोला, मैं पूछना चाहता हूं, आज महंगाई की दर कितनी है, बेरोजगारी की दर कितनी है, बताइए। जिम्मेदार तो नेहरू जी हैं। अब बताता हूं, नेहरू जी हैं तो सुनिए, राम मनोहर लोहिया जी को तो मानते हैं। उनकी किताब है कल्प्रिट्स ऑफ पार्टीशन, जिसमें राम मनोहर लोहिया खुद लिखते हैं कि नेहरू जी का प्रधानमंत्री बनने का जो निर्णय था वह गलत था, और जवाहरलाल नेहरू के अंदर इतनी ईर्ष्या थी कि वो दूसरे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करते। वो लोहिया को तो मानते हो ना? अरे भैया, ये 50 साल तक लड़े हैं नेहरू के लोगों से। तब ये लीड में रहते थे, हम लीड में रहते थे, मगर आज नेहरू के पक्ष में जाके खड़े हो गए। लोहिया जी को 1946 में, सुनिए, जब नेहरू प्रधानमंत्री बने 2 सितंबर 1946 को गुलाम हिंदुस्तान में वेवल ने शपथ दिलाई, और क्वीन की निष्ठा की शपथ यूनियन जैक झंडे के नीचे, तो लोहिया जी को भी कहा गया था उसमें शामिल हो जाए। लोहिया जी ने मना कर दिया था कि हम क्वीन की निष्ठा की शपथ नहीं लेंगे, मगर उस नेहरू के साथ आज आके कैसा समर्थन कर रहे हैं। इनके लिए एक लाइन याद आती है कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। जी, आप राजकुमार भाटी, फिर मैं ऑडियंस के कुछ सवाल ले रहा हूं। हम समाजवादी हैं, हम सत्ता के अहंकार से लड़ रहे हैं। उस समय नेहरू में सत्ता का अहंकार था, उनसे लड़े। आज मोदी जी में सत्ता का अहंकार, नेहरू के खानदानी में है कि नहीं अहंकार? हम सत्ता के अहंकार से लड़ते हैं। जी, राहुल में अहंकार है कि नहीं? वो सत्ता में ही नहीं है। अरे भाई, आपको सीटें जो सत्ता में हो, आपको सीट नहीं दी, दिल्ली में लड़ने को अहंकार था कि नहीं? सर, हमने मांगी नहीं। ठीक है, बोले सवाल क्या आपका? सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, सरकार से है। सरकार के तरफ से आप पक्ष रखना है। आपने पाकिस्तान की बात कर ली, आपने श्रीलंका की बात कर ली, आपने पूरे देश विदेश की बात कर ली। आपने ये क्यों नहीं कहा कि दिल्ली में जो जमाखोरी हो रही है, जो दिल्ली में कालाबाजारी चल रही है, दिल्ली में 5,000 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है, तो दिल्ली से हम शुरुआत करते हैं कालाबाजारी और जमाखोरी बंद करने का। पंजाब से शुरू कर लिए, पंजाब से शुरू कर लिए, हिमाचल से शुरू कर लिए। तो एक काम करते हैं ना, पंजाब, हिमाचल सबको उठा करके जहां जाए, जो बड़े बड़े नेता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, उनमें से किसी एक को प्रधानमंत्री बना दिया जाता, मोदी जी हट जाए। सीधी सी बात है। अगर मोदी जी को कालाबाजारी नहीं कम करवानी है दिल्ली में, या फिर उनके जो मुख्यमंत्री बनाए गए, मोदी जी को हटाने के लिए तो चुनाव जीतना पड़ेगा ना। चुनाव जीत नहीं रहे बेटा। अरे तो वो मुझे लगता है कि चुनाव जीत नहीं रहे भाई साहब ने न्यूज़ की जानकारी नहीं ली। कालाबाजारी का एंटी वाला कानून हमारी राज्य सरकारों ने लागू कर दिया, और संभल में जो पकड़े गए वहां हमारी सरकार है। पकड़ा कौन गया?
नाम याद है? अभी मैंने बोला बीजेपी का याद है पकड़ा गया ब्लैक में। अब यही होता है कि आप पूर्वाग्रस्तों के सुनते तो अब्दुल रेहान है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और 55 सिलेंडर घर के अंदर बरामद हुए। देखिए वो धुरंधर फिल्म में जमाली का एक डायलॉग है, बच्चा है तो मेरा फैंटा पिला के लाता हूं। देखिए राजनीति फैंटा नहीं है, इसमें चुनाव जीतना पड़ता है तभी कोई आ सकता है, ऐसे कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता। ओके पॉइंट सर मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी सर जी से है। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि अमेरिका को साथ रख के चलना चाहिए। सर आप सच बात अभी कहा कि आप अमेरिका के साथ चलना चाहिए। से लड़ने को कह रहे हैं जो हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। आप एक बात बताइए, जो अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे, जो बोले कि हमारे फाइटर जेट गिरे हैं, जो बोले हमारे पे 35% टैरिफ लगाए, जो हम पे मतलब पाकिस्तान का साथ ज्यादा देता है और हम पे बोलता है कि तुम्हें छूट है। सर वो देने वाला होता कौन है? हम अपने देश के वो है। मुझे लगता है फिर भैया ने पूरी बात ही नहीं सुनी। मैंने कहा रूस से सबसे ज्यादा तेल ले रहे थे ब्रह्मोस, तो कहते हैं रूस से लड़ जाओ, रूस के खिलाफ वोटिंग कर दो। अमेरिका से हमारी कितनी है इस समय ट्रेड बताइए? मैंने भी बोला था, याद है? सिर्फ आप नहीं सुन के बैठते हैं भाई साहब। नहीं सर, बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर भारत का है। अब देता क्या है सुनो, 150 बिलियन डॉलर का ट्रेड है और 45 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस है। आज हम 45 बिलियन डॉलर सरप्लस पाते हैं अमेरिका से, यानी हम बेचते ज्यादा है अमेरिका को, लेते कम है। तो 45 बिलियन डॉलर की आमदनी है। अब सुनिए, टैरिफ लगा, सिर्फ 2 ही देश थे जो टैरिफ के आगे नहीं झुके, चीन और भारत, और अंततः टैरिफ हटा। और सुनो भैया, टैरिफ के बावजूद आईफोन की सबसे बड़ी फैक्ट्री आउटसाइड चाइना कहां? भारत में। और सुनिए, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस चाइना अमेरिका के बाहर कहां? भारत में। गूगल ने 19.5 बिलियन डॉलर विशाखापट्टनम में इन्वेस्ट किया, कहां? भारत में। तो ये हम करके दिखा रहे हैं भैया, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं जो चीज है आप सब लोग युवा हैं, मेरा भी बात वोरा साहब से सवाल है। मतलब मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, मैं बोल रहा हूं, वोरा साहब आपसे एक सवाल है। मैं याद है, मैं बोल रहा हूं तब भी बच्चों को नहीं याद है कि मैंने अभी क्या बोला था। वोरा साहब देखिए वो सुधांशु जी, वो तो रील का जमाना है, हर 10 सेकंड में रील ही बदल जाती है। लेकिन वोरा साहब, दैट्स माय क्वेश्चन टू यू, ट्रंप के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ट्रंप इस समय फंसे हुए हैं? हाउ डू यू रेट हिम एंड व्हाट इज योर टेक ऑन डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि हम बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, विदेशी अखबारों में लिखा जा रहा है, इंटरनेशनल स्कॉलर्स बहुत कुछ बोल रहे हैं, बड़े बड़े विद बहुत बड़ी बयान दे रहे हैं। ट्रंप खुद ट्रैप्ड हो गए हैं क्या वो आज पछता रहे हैं? कुछ लोग उनको मैकडोनल्ड ट्रंप कहते हैं क्योंकि वो तो बिजनेसमैन है। लेकिन मैं इतना बताऊंगा सर, हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक अहम प्रिंसिपल है, उसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक साइलेंस। अच्छा ठीक है, अगर आप आपके दौर में ट्रंप होते तो आप उनको कैसे हैंडल करते? एक लाइन। मैं तो कहता मिस्टर प्रेसिडेंट, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। और क्या कहता, उसको नाराज करने से मुझे क्या मिलेगा सर? क्या मेरी एक क्षमता है कि मैं अमेरिका को नाराज करूं? नहीं करेंगे, चुपचाप रहते हैं हमने। सर ये आपने भी देखा था, महाभारत में, रामायण में भी देखा था, कई बार ऐसे मुद्दे आते हैं जहां पर पार्टी शांत हो जाती है। बी साइलेंट, क्योंकि वही आपकी ताकत है। कई बार कूटनीति में कहते हैं जो हम एक मिनट सर, लेट मी कंप्लीट सर, आई डिडंट इंटर सर, मुझे खत्म कर लेने दीजिए। जो हम कहते हैं वो बहुत अहम है, जो नहीं कहते वो उससे ज्यादा अहम। बहुत बढ़िया बात है। एक सवाल, मैं बिल्कुल आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास ही आऊंगा इसके बाद। लेकिन वोरा साहब, एक चीज बार बार इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे बड़े सारे क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं। आपको क्या लगता है, हम कुछ सही कर रहे हैं या हम अधिकतर चीजें गलत कर रहे हैं? अधिकतर सही कर रहे हैं, कुछ चीजें गलत कर रहे हैं, कैसे आप कैसे समन्वय देखते हैं? मेरा मानना है सर कि आप मोदी को कैसे रेट करते हैं? 52 साल की कूटनीति में जो मैंने सरकारें देखी हैं, चाणक्य ने कहा था एक देश को अगर महान होना है सबसे पहले लीडरशिप उसकी ठीक होनी चाहिए। आई बिलीव, मेरा मानना है, मैं सच्चे दिल से कह रहा हूं, आज भारत के पास सर्वश्रेष्ठ लीडरशिप है सर। पहले मैंने ये नहीं देखी है सर। आपको लगता है कि मोदी जो है वो एक काबिल नेता है, काबिल लीडर है डिप्लोमेसी को हैंडल करने के लिए? मैं इंडिविजुअल नाम आपने ले दिया है तो मैं कह देता हूं, ही इज एब्सोल्युटली द बेस्ट सर। दुनिया इसको मानती है। और मॉर्निंग कंसल्ट, एक अमेरिकन कंसल्टेंसी, पिछले 3 साल से बराबर हर हफ्ते कहते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड। सतीश, क्या आपको लगता है वाकई देश धुरंधर है? हमें तो लगता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है क्या बोलो, पेंडुलम की तरह इधर उधर घूम रही है, जिसको वो बोलते हैं स्ट्रेटेजिक साइलेंस। अरे जब ईरान जैसा मुल्क हार सकता है तो हम लोग क्यों नहीं हार सकते? अमेरिका के इराक पे जो हमले थे उसका मनमोहन सिंह ने खिलाफ किया था। आप जब वाजपेयी जी थे, खुद डंके के चोट पर अणु विस्फोट किया था। सुनिए, 2003 में मनमोहन सिंह कहां से आ गए? अरे बाद 2003 में हमला हुआ है। पूछा गया था, बीच में मत काटिए। नहीं, आपको कहिए दीपक बोला ये आपको। अरे सुनिए,
इंदिरा गांधी ने निक्सन की अरे सुनो, अब मैं फैक्ट के साथ बोलता, सुनो ना। अरे सुनो, एक मिनट, अभी उदाहरण देता हूं। अब सुनिए, एक मिनट सतीश जी, 19 नवंबर 1962 जवाहरलाल नेहरू का लेटर है जॉन एफ कैनेडी को। उन्होंने लिखा कि अपने B-2 बॉम्बर का स्क्वाड भेजिए। सुनिए, उन्होंने कहा पायलट भी आपका होगा, रडार भी आपका होगा, टेक्नीशियन भी आपकी होगी, कमांड भी आपका होगा। और 2010 में कैनेडी लाइब्रेरी ने इसको डिक्लासिफाइड कर दिया, कोई जाके पढ़ ले। और जो भारत में के अमेरिका में राजदूत थे बीके नेहरू, जो सही में नेहरू के भतीजे थे, यानी चाचा जी के असली वाले भतीजे, उन्होंने अपनी किताब नाइस गाइस फिनिश सेकंड में इसका उल्लेख किया है। और उन्होंने कहा जब मैं देने जा रहा था वो लेटर, उसे देखकर मुझे इतनी शर्म आई कि मैं गाड़ी में बैठ के अपने को रोने से नहीं रोक पाया। बताओ भाई, किसकी झुकी हुई थी, किसकी फटी हुई थी? देखिए मैं बताता हूं। अरे अगर एक वहां पर चाइना का हमला हुआ था, अब दुश्मन को परास्त करने के लिए हर तरह के तरकीब लगाना चाहिए। आप लगाओ ना भाई, हम आपके साथ हैं। भारत की सतीश जी होल्ड ऑन, अपने इमोशन को कंट्रोल करिए। दीपक वोरा साहब, आपसे मेरा निवेदन है, ये जो बार बार सतीश जी ने बोला पेंडुलम की तरह हमारी रणनीति है, और धरती फटी हुई की बात बोली, मतलब उन्होंने एक और शब्द बोला कि ईरान ने देखो कितनी ट्रम्प का कर रखा है। अब मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता कि जो इन्होंने बोला, क्या कहना चाहते हैं? मैं इसका डिप्लोमेसी में तो वैसे ही वो शब्द बोला नहीं जाता। जी हाँ, आखिरी 30 सेकंड, एक ही शब्द, एक ही वाक्य में कहना चाहता हूं सर। एक कहावत है डिप्लोमेसी में कि अगर आप पुराने विचारों पर या जो बीता हुआ कल है उस पर अटके रहेंगे तो आप आने वाले कल को नहीं देख सकते। आपको पॉलिसी इवॉल्व करनी चाहिए हमेशा। तो ये कहना हमने उस वक्त ये किया था, नहीं सर, फूलिश कंसिस्टेंसी, में एग्जैक्ट अंग्रेजी का कोट देता हूं, फूलिश कंसिस्टेंसी is the sickness of weak mind. देखिए सतीश जी, फुलिश कंसिस्टेंसी जो है वो समस्या की बात है। जो कमजोर मन होते हैं, कहते हैं यही हमेशा के लिए नहीं, जब समय बदलता है तो चीजें भी बदलती है। तो स्ट्रेटेजिक साइलेंस। जी, अब सवाल नहीं, अपनी बात रखिए सर। आप कुछ कहना चाहते हैं? अब एक बात रखिए, सवाल नहीं, अपनी बात को रखिए आप। सिलेंडर वास्तव में ही देहात में नहीं मिल रहे हैं, लोग परेशान हैं। मैं भी आज अपने घर ये कह कर आया, सुधांशु भाई आएंगे, मैं उनसे मांगूंगा कोई पर्ची दे देंगे, सिलेंडर मिल जाए। और मेरे साथ सारे लोग बैठे हुए, पूछो 5,000 रुपए को एक व्यक्ति को सिलेंडर नहीं मिल रहा था एनटीपीसी प्यावली पर, और वो बेचारा गरीब इतना भटकता डोल रहा था। स्टोरी को हम उठाएंगे। वैसे एक बात इन्होंने जो कही, जी सुनिए, इन्होंने जो बात निवेदन है सुधांशु जी, आप देखिए राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है और राज्यसभा के सदस्य भी है। इस पक्ष और विपक्ष के उसको छोड़ो, देश धुरंधर था, धुरंधर है, धुरंधर रहेगा, लेकिन इस सिलेंडर को जो है आप मत जो इन्होंने बात कही पर्ची, उससे मुझे याद आ गया, केवल 25-26 साल पहले इस देश में वो दौर था कि नॉर्मल दिनों में सिलेंडर नहीं मिलता था, सांसदों को पर्ची मिलती थी। 20 सुनिए, अटल जी की सरकार आने के बाद ठीक हुआ, वरना 20 कूपन मिलते थे कि जिसको चाहो उसको गैस का कनेक्शन दे देना, वरना गैस कनेक्शन मिलता नहीं था। पर इनको नहीं मिल रहा सिलेंडर, इसके लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए। नहीं, देखिए, इसीलिए सरकार ने जमाखोरी वाले कानून को दोबारा एक्टिवेट किया है और सभी राज्य सरकारों से कहा है कि जहां-जहां जमाखोरी हो रही वो कड़ाई से कार्रवाई। यू मेड योर पॉइंट। अच्छा, आज का विचार, जिंदगी की हर ठोकर सिखाती है कि रास्ता चाहे जैसा भी हो, भरोसा सिर्फ अपने पैरों पे ही रखना चाहिए। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जनता जनार्दन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर आने के लिए। आप सबको मेरा नमस्कार। लेकिन अफवाह के बाजार को गर्म मत करिए, ठंडा करिए, उसे पानी डालिए, अफवाह से बचिए और जिसकी मदद हो सकती है करिए। और सिलेंडर की कालाबाजारी जो करे उसे नेम और शेम करिए, और जो आपको सिलेंडर ना दे पुलिस पे उसकी कंप्लेंट भी कराइए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।